हेलो एवरीवन। जैसा कि हम पाक अफेयर की जो सीरीज़ है वो चला रहे हैं। पाक अफेयर की सीरीज़ जो है वो मैं क्रॉनिकल ऑर्डर में लेकर के चल रहा हूँ। सो प्लीज़ फॉलो दिस लेक्चर्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। सो लेट्स कंटिन्यू द लेक्चर ऑफ द डे। सो जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स में आज हमारा टॉपिक है मिंटो मोर्ले रिफॉर्म्स। अब क्या हुआ कि जब हेनरी कैंपबेल ने जो लिबरल पार्टी से ताल्लुक़ रखते थे उन्होंने एक कैबिनेट बनाई इन 1905 के एंड में। तो उस टाइम जो लॉर्ड जॉन मॉर्ले था उसको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया बना दिया गया। लिबरल पार्टी चाहती थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस लाए जाएं इंडिया में। तो मॉर्ले सेड हिज गवर्नमेंट इन गोइंग टू गिव मोर पावर फॉर द लोकल्स इन लेजिस्लेटिव अफेयर्स, यानी कि जो लेजिस्लेटिव अफेयर्स है उसमें मॉर्ले ने कहा कि हम लोकल्स जो यानी कि जो इंडियंस हैं उनको हम ज़्यादा पावर देंगे। फॉर दिस मैनी कॉरेस्पॉन्डेंस टेक प्लेस बिटवीन लॉर्ड मॉर्ले एंड लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मॉर्ले और लॉर्ड मिंटो के बीच बहुत सारी जो है वो कॉरेस्पॉन्डेंस हुई। लॉर्ड मिंटो जो था वो वॉइसरॉय था और लॉर्ड मॉर्ले जो था वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था। ये सेक्रेटरी था और ये जो था वॉइसरॉय था। तो एक कमेटी बनाई गई कि उनमें जो रिफॉर्म्स हैं वो किए जाएं और फिर उस कमेटी ने अपनी जो सजेशंस थी वो सबमिट की। द एक्ट वाज अप्रूव्ड इन 1909 बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट एंड नाउन एज मिंटो मोर्ले रिफॉर्म्स इन हिस्ट्री। फिर वो 1909 में ब्रिटिश पार्लियामेंट से वो जो कमेटी की जो रिपोर्ट थी वो अप्रूव हुई और उसे हिस्ट्री में मिंटो मोर्ले के नाम से जाना जाने लगा। इंडियंस हु कुड बी इलेक्टेड टू द लेजिस्लेचर्स ऑन द बेसिस ऑफ 1861 इंडियन काउंसिल एक्ट। इंडियंस जो के 1861 के जो काउंसिल एक्ट था उसके तहत न्यूमेरिकली इलेक्ट होते थे, तो ये बेसिकली अब चेंज हुए। द रिफॉर्म्स established Indian dominance in the provincial but not central। इंडियन की डोमिनेंस उसने जो है वो प्रोविंशियल लेवल पर मेंटेन की मिंटो मोर्ले में, लेकिन सेंट्रल में उनकी डोमिनेंसी नहीं थी। लेजिस्लेटिव बॉडी में भी जो है वो इतना नहीं था। इलेक्शंस मेनली इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते थे। वर अफर्म्ड फॉर ऑल लेवल्स ऑफ सोसाइटी। तमाम लेवल्स पर इनडायरेक्ट इलेक्शंस जो है वो कराए जाने थे। The elected Indians were also enabled to debate budgetary and complementary matters and table resolutions। यानी कि इन इश्यूज पर जो है वो यानी कि ब्रिटिश इंडियंस को जो है वो छूट दी जा रही थी। आगे बढ़ने से पहले मैं ज़रा एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दूँ बैकग्राउंड के हवाले से कि इंडिया में, यानी कि इंडिया में जब भी कहूँ तो इसका मतलब ये है कि आज का इंडिया नहीं बल्कि ब्रिटिश इंडिया, जिसमें मुसलमान और हिंदू दोनों जो है वो शामिल हैं। उस टाइम इंडियन काउंसिल एक्ट आया था 1860, उसके बाद 1861 में रिफॉर्म्स आए, 1892 में रिफॉर्म्स आए और अब हम बात कर रहे हैं 1909 की। 1909 की 1909। उसके बाद फिर हम देखेंगे 1919 और 1935। अब ये फिर एक्ट जो है वो वक्तन फवक्तन लाए जाएंगे। अब ये एक्ट क्यों लाए जा रहे थे, इनके पीछे का जो मकसद था वो क्या था? वो था टू अपीज द पब्लिक को अपीज किया जाए। उसके अलावा लिबरल पार्टी कम इनटू पावर इन ब्रिटेन इन 1906, क्योंकि अब लिबरल पार्टी पावर में आ चुकी थी, इस वजह से भी ये रिफॉर्म्स आ रहे थे। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस इमर्ज हो चुकी थी, यानी अब जो बड़े सगीर है वो पॉलिटिकली स्ट्रांग हो चुका था। अब अगर हम रिफॉर्म्स की बात करें तो मेंबर ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल वो 16 से बढ़ करके 60 कर दिए गए थे और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव जो है वो 50 तक इंक्रीज कर दिया गया था। इनमें से जो बंगाल है, मद्रास है और बॉम्बे, इनमें बेसिकली जो है वो 50 इंक्रीज कर दिए गए थे, जबकि 30 जो है वो बाकी प्रोविंस के लिए जो है वो रिजर्व कर दिए गए थे। सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था मुस्लिम्स को और इंडियन इलेक्शन सिस्टम जो था वो इनडायरेक्ट था। कैसे लोग सिलेक्ट करते थे
लोकल बॉडीज जो है वो इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव को, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर जो है वो सेंट्रल लेजिस्लेटिव्स को इलेक्ट करते थे। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एम्पावर टू इंक्रीज द एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर, यानी कि जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जो मेंबर थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास ये पावर थी कि उसके मेंबर्स की तादाद वो बढ़ा सके। द गवर्नर जनरल वाज एम्पावर्ड टू नॉमिनेट वन इंडियन मेंबर टू हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल, यानी कि जो गवर्नर जनरल था उसके पास ये पावर थी, उसको पावर दी गई कि वो एक इंडियन मेंबर को अपने एग्जीक्यूटिव काउंसिल में उठा सकता है। अब इस टॉपिक की अहमियत इसलिए है क्योंकि इसमें हमने सेपरेट इलेक्टोरेट पढ़ना होता है। तो आइए ज़रा हम इसको डिटेल से देखते हैं। एक मोमेंटस इंट्रोडक्शन इन द रिफॉर्म्स वर द सेपरेट इलेक्टोरेट्स वर वेयर सीट्स वर रिजर्व फॉर द मुस्लिम्स। सेपरेट इलेक्टोरेट में मुसलमानों के लिए सीट्स रिजर्व की गई थी, इन विच द ओनली मुस्लिम्स वुड बी पोल्ड, यानी कि अब जो पोलिंग है मुसलमानों की वो अलग होगी। द implications that Muslims and their interest could only be protected by Muslims would influence Indian politics in the ensuing decades. The Muslim League had been founded in 1906 by an elite aiming to promote Muslim interest, prevent Hindu dominance over Muslim through a parliamentary system, and to advocate the Muslim perspective in deliberations regarding constitutional reforms after October 1907. मिंटो हर्ड इन अक्टूबर, यानी कि जो शिमला डेपुटेशन हुआ था उससे रिलेटेड है। एक तो मुस्लिम लीग बन चुकी थी, इसलिए सेपरेट इलेक्टोरेट, क्योंकि अब जो है कोई एक्सप्लोइट नहीं कर सकता था मुसलमानों को। नेक्स्ट कम्स द मिंटो, ये जो मिंटो ने जो है वो 1906 में भी मुसलमानों को गौर से सुना था, ये भी एक रीज़न थी, जिसमें 35 मुसलमान शामिल थे फ्रॉम ऑल इंडियन प्रोविंसेस। द प्रिंसिपल organizers of the delegation and main supporter of the movement for separate electorate were the Muslims from UP, यानी कि यूपी से ज़्यादा लोग आए थे। The delegation asked that the Muslim be given a fair share in representation. Representation में मुसलमानों को fair share दिया जाए। The fair share was to be determined by the numerical positions of the Muslims, यानी कि जो मुसलमानों की न्यूमेरिकल पोजीशन है उस हिसाब से ये शेयर डिस्क्राइब किया जाए। देयर पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस एंड द मुस्लिम कंट्रीब्यूशन इन द डिफेंडिंग द ब्रिटिश एम्पायर। The delegation stated that existing Muslim representation was inadequate and the elections of Muslims was dependent on Hindu majority, in which case the elected Muslims could not really represent Muslims. मिंटो वेलकम देयर रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर, यानी कि उनका रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर को उसने जो है वो वेलकम किया एंड एक्नॉलेज एंड प्रमोटेड द सेपरेट मुस्लिम पॉलिटिक्स, और इसको फिर प्रमोट किया मिंटो ने। द ऑफिशियल ब्रिटिश सिंपैथी फॉर द डेलीगेशन एंड अराउज सस्पिशन दैट द वाइसरॉय हैड इनवाइटेड देम इंस्टेड ऑफ ओनली मीटिंग देम, मीटिंग करने के बजाय उनको उसने इनवाइट ही कर दिया। हाउएवर द ब्रिटिश ऑफिशियल्स शेयर्ड द मुस्लिम लीग्स फियर ऑफ लेजिस्लेटिव आउटनंबरिंग, यानी कि जो लेजिस्लेशन में जो लेजिस्लेटिव आउटनंबरिंग है उससे ब्रिटिश को एक तरह का खौफ भी होने लगा था, और उन्होंने फिर क्या किया, एक्सेप्टेड एनी असिस्टेंस अगेंस्ट मोरलेस डेमोक्रेटिक इंक्लाइनेशन। Evidence demonstrates that the initiative for this meeting was taken by मोहसिनुल मुल्क, और ये जो इनिशिएटिव था ये मोहसिनुल मुल्क की तरफ से लिया गया था। British officials persuaded Minto of the deputation's representative character and the danger Muslim discontent could pose to the British rule. The number of the members in the Central Legislative Council was raised from 16 to 60. The British believed that by entreating separate Muslim representation, they would simply be acknowledging the realities in India. Separate representation for Muslims was a subsidiary of the government's policy of identifying people by their religion and caste. Muslims were seen as a helpful and possibly loyal counterbalance against the Hindu population, although they were also feared as extreme because their role in 1857 revolt and the assassination in 1872 of the Viceroy Lord Mayo.
अब इसके इम्पैक्ट क्या हुए? अगर ये जो एक नया लॉ आया, इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि दिस एक्ट इंट्रोड्यूस्ड कम्युनल रिप्रेजेंटेशन इन इंडियन पॉलिटिक्स। इंडियन पॉलिटिक्स में कम्युनल रिप्रेजेंटेशन आ गई। उसके बाद द एक्ट डिड इंक्रीज द इंडियन पार्टिसिपेशन इन लेजिस्लेटिव काउंसिल। इस एक्ट ने बेसिकली क्या किया कि इंक्रीज कर दिया इंडियन की पार्टिसिपेशन में लेजिस्लेटिव काउंसिल में, स्पेशली प्रोविंशियल लेवल पर। द इलेक्टेड इंडियंस वर आल्सो इनेबल्ड टू डिबेट बजटरी एंड कॉम्प्लीमेंट्री मैटर्स, यानी कि बजटरी और कॉम्प्लीमेंट्री जो मैटर्स हैं उन पर अब जो है, और जो टेबल रेजोल्यूशंस हैं उन पर इनको हक दिया गया कि ये अब उस पर डिस्कशन कर सकते हैं। स्ट्रिक्ट क्वालिफिकेशंस ऑफ प्रॉपर्टी एंड एजुकेशन वर इम्पोज्ड ऑन फ्रेंचाइज। इसके कुछ डिफेक्ट्स भी थे। अगर हम डिफेक्ट्स की बात करें तो इसका एक डिफेक्ट ये था कि इसने बेसिकली did not provide for mode of electing the representative के इलेक्शन यानी कि उनको इलेक्ट कैसे किया जाए, इसका कोई मूड नहीं बताया था। उसके बाद द सिस्टम फेल्ड टू डेवलप अ सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी अमंग द रिप्रेजेंटेटिव्स, यानी कि वो जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे उनको कैसे अकाउंटेबल किया जाएगा। द वोटिंग राइट्स वर स्क्वीज्ड which made the electorate too narrow and restricted. The authority given to the elected members of raising questions and criticizing the policies proved useless, as the real legislative authority rested with the government and its nominated persons. The legislative bodies lacked effective control on the government agencies, यानी कि जो legislative bodies थी उनका effective control इतना नहीं था government agencies पर। The central government exercised vast authority, जो central government थी उसने vast authority exercise की in financial sphere में। Provincial expenditures were controlled by the central government, यानी कि जो provincial expenditures थे उनको सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही थी, विच कुड कट द प्रोविंशियल एक्सपेंडिचर एट विल। नेक्स्ट द सिग्निफिकेंस, इसके 3 मेजर सिग्निफिकेंस है। पहला तो ये है कि मिंटो मोर्ले रिफॉर्म्स गैव इम्पेटस टू द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन इंडिया, इसने एक तरह का बूस्ट दिया कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स को। नेक्स्ट, रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ इलेक्शंस फॉर द फर्स्ट टाइम विच created a great deal of political awareness among the Muslims, एक ऐसा इलेक्शन का सिस्टम दिया गया जिसके जरिए मुसलमानों में या बड़े सगीर के लोगों में अवेयरनेस फैली। नेक्स्ट, द एक्सेप्टेंस ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट फैली मुसलमानों के दरमियान, जिसने इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस जो पॉलिटिक्स की है वो मुसलमानों के लिए बढ़ा दी थी। सो दिस वाज द लेक्चर ऑफ द डे। आई होप कि आप मेरे लेक्चर को फॉलो कर रहे होंगे। And one thing is, don't forget to subscribe this channel. So thanks for that day.